नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हमने प्लस टू क्लास ज्योग्राफी से लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया है कल, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। हमने कल प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ जाना, उसके बाद पशुचारण के बारे में जाना और फिर उसके बाद हमने कृषि क्या है और कृषि के दो विभिन्न प्रकार, आदिम जीवन निर्वाह कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद हमने ये जाना कि कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आज हम कृषि के और विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने कक्षा 10 में भी पढ़े हुए हैं। बहुत आसान लेसन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि कृषि के विभिन्न प्रकारों में आपको पॉइंट अच्छे से याद करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्थानांतरी कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, भारत में कहा जाता है। अब आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरी कृषि के बारे में पहले भी पढ़ा है। चलिए आज हम इसके बारे में और जानते हैं। यह कृषि प्राचीन प्रकार की कृषि है, अर्थात हमने पढ़ा था ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो इस प्रकार की कृषि अब भी करते हैं भारत में, लेकिन बहुत पहले भी करते थे, इसलिए ये प्राचीन प्रकार की कृषि है। उसके बाद यह कृषि करने के बाद स्थान बदला जाता है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो किसान फैमिली है वो फिर जगह बदल लेती है, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति जहाँ पर उन्होंने पहले खेती की थी वो अपनी फर्टाइल हो जाए, और जो खाली छोड़ी हुई भूमि, उसको आपको पता है ना, उसे परती भूमि कहते हैं, फैलो लैंड कहते हैं। चलिए, पर्यावरण का विनाश होता है इस कृषि से। कैसे होता है? आपने पढ़ा है कि इस कृषि को करने से पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है, उसकी राख को बिखेरा जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। इसलिए इससे पर्यावरण का नुकसान होता है, यानी प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसलिए इस कृषि का भविष्य उज्ज्वल भी नहीं है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं बताओ, या फिर स्थानांतरित कृषि जो है उसका भविष्य उज्ज्वल क्यों नहीं है। तो आप ये बताएंगे कि क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ आया। स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन का, कि स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। तो अब हम चलो जानते हैं कि इस कृषि के विभिन्न नाम। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, जो कि 7 बहनें यानी 7 सिस्टर, जहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उस क्षेत्र में इसे झूम कृषि कहा जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन। मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। याद रखने के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक बना लीजिए कि मलेशिया के लोग छलांग लगाते हुए ये खेती करते हैं, छलांग लदांग। इंडोनेशिया में इसे हुआ कहते हैं। इंडोनेशिया में इस खेती का अच्छा भविष्य हुआ। अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, और अमेरिका और मेक्सिको ने मिलकर क्या कर दिया? ब्राजील को रोका। क्या करने से? स्थानांतरित कृषि करने से रोका। तो किसको रोका? ब्राजील को। ब्राजील में इसे रोका कहते हैं। अमेरिका और मेक्सिको ने मिलकर रोका था, इसलिए उसमें इनको मिल्पा कहते हैं। जायरे में इसे मसोले कहते हैं, जबकि फिलीपींस में इसे चेनगिन कहते हैं। यानी आप जायरे में उगाते तो नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे कि इस कृषि में वो मसाले उगाते हैं जायरे में, और फिलीपींस में तो गिन गिन के उगाते हैं, चेनगिन। आई होप कि आपको
थोड़ा सा संबंध करने से, रिलेट करने से आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि, कृषि के अन्य प्रकारों में एक मिश्रित कृषि भी है। इसमें फसल प्लस पशुपालन, यानी फसलें भी उगाई जाती हैं, साथ में पशुपालन करने का काम भी किया जाता है। नकदी फसल उगाई जाती फसलों में, पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है, यानी खेत में फसलें भी उगाई जाती हैं नकदी, और चारा भी उगाया जाता है। ऐसी कृषि पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अमेरिका और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में उगाई जाती है। ये मिश्रित कृषि की जाती है। आई होप कि आपको मिश्रित कृषि वाला पॉइंट बहुत आसानी से याद हो गया। फसल प्लस पशुपालन, नकदी फसल प्लस चारा, और कहाँ उगाई जाती है आपने पढ़ा। उसके बाद डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में आपको बिल्कुल पहले ही पता है कि इसमें क्या किया जाता है, डेयरी पर फोकस है, ना कि खेती पर, याद रखेंगे। यानी डेयरी कृषि में दुधारू पशु को पाला जाता है। बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों के पास ये कृषि की जाती है, ताकि क्या हो, दूध की सप्लाई भी नगरों तक हो सके और चारा भी आसपास में उपलब्ध हो सके, यानी चारे की व्यवस्था भी आसपास हो, ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती है। और ये दोनों चीजें देखी जाती है कि पास में बड़े बड़े नगर भी हो और पास में चारा भी हो, तो वहां पर डेयरी कृषि की जाती है। आई होप कि आपको ये भी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। रोपण कृषि में बड़े बड़े फार्मों पर कृषि की जाती है। अपने कक्षा 8 में पढ़ा था कि अमेरिका में 150 एकड़ के फार्म पड़े हैं लोगों के, तो वो बड़े बड़े फार्मों पर। इसमें अधिकतर उपज व्यापार के लिए, यानी विदेशों में निर्यात भी किया जाता है ऐसी फसलों का, रोपण कृषि में। इसमें मुख्य फसलें रबड़, चाय, गन्ना, कॉफी, कहवा, केला, नारियल आदि फसलें उगाई जाती हैं। यानी आप समझेंगे, एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है रोपण कृषि में, आपने पहले भी जाना था। इसमें उच्च तकनीक के साथ फसलें उगाई जाती है। तकनीक चाहे वो खेती करने की, यानी इक्विपमेंट की हो, जैसे मशीनें हो, या फिर बीजों की तकनीक हो, रासायनिक खाद हो, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी की सभी चीजें यूज की जाती हैं। और ऐसी कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, क्योंकि विरल होगी जनसंख्या तभी तो खेतों के आकार बड़े होंगे। हमने देखा भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, बड़े बड़े जोतों के आकार भी छोटे हो गए हैं, यानी उन जगहों पर अब जनसंख्या ने घर बना लिए हैं, उद्योग बना लिए हैं, स्कूल बना लिए हैं, यानी फार्म बड़े होंगे तभी जनसंख्या कम है। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फार्म छोटे हो जाएंगे। आई होप कि रिलेट से आप आसानी से याद कर पाएंगे। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, रोपण कृषि की विशेषताएं बताओ या उस पर विस्तार से लिखो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी कृषि भी हम इसे कहते हैं। इसमें फार्म छोटे होते हैं। हमने भारत में एग्जाम्पल देखे होंगे, 1 एकड़ में बाग लगा लेते हैं, आधे एकड़ में लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसमें स्थानीय बाजार में बिक्री की जाती है, यानी फिर आप कुछ उगा लिए, अमरूद उगा लिए, कुछ उगा लिए, बेचाओ भाई, नरवाना, हिसार, जहाँ पर भी है। सब्जियां और फल फूल उगाए जाते हैं इस उद्यान कृषि में ज़्यादातर। और इसमें क्या किया जाता है, चाहे वो बीजों की नस्ल का सुधार हो या फिर पशुओं की नस्ल का सुधार हो, उस पर भी ध्यान दिया जाता है उद्यान कृषि में। आई होप कि आपको उद्यान कृषि के बारे में भी पता चल गया। आपसे पूछा भी जा सकता है, रोपण कृषि और उद्यान कृषि में अंतर बताइए, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर बताइए। किसी में भी आ सकता है, आप आसानी से सबको इजीली याद करो पहले। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल भी व्यापार के लिए होती है। आपने रोपण में भी पढ़ा था व्यापार के लिए होती है, लेकिन आपने एक अंतर पढ़ा है। एक तो रोपण में व्यापार विदेशी तक भी हो सकता है, दूसरा
रोपण कृषि में एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, ये याद रखिएगा। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में होता है, होती तो ये भी व्यापार के लिए है, फार्म बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन रोपण में एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस अब पता चल गया होगा। इसमें फार्म बड़े बड़े होते हैं, वाणिज्यिक में भी फार्म बड़े बड़े होते हैं, उन्नत बीजें होते हैं, तकनीक उन्नत होती है, यानी अच्छी अच्छी मशीनें, हार्वेस्टर जो भी हैं। विकसित देशों में ये वाणिज्यिक कृषि की जाती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर डेवलप्ड कंट्रीज में की जाती है, जैसे आपने अमेरिका, जापान, ये उनमें की जाती है। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि, कल हमने दो अंतर पढ़े थे कि एक तो आदिम निर्वाह कृषि होती है, आदिम, और उसके बाद हमने पढ़ा था गहन जीविकोपार्जित कृषि। उसमें पढ़ा था कि बड़े फार्मों में की जाती है और इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा निवेश किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि का अर्थ जान रहे हैं हम पहले कि ऐसी कृषि में ज्यादा उत्पादन पाने के लिए ज्यादा पैसा लगाया जाता है, यानी पूंजी ज्यादा लगाई जाती है और श्रम भी ज्यादा लगाया जाता है। श्रम मतलब पूरा परिवार ही जुट जाता है इसमें। मशीनों का लेकिन अभाव होता है इसमें, और उपज कम होती है। मशीनों की अभाव में उपज कम होती है। ये आपने गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में उसका अर्थ जाना। उसके बाद इस कृषि के दो प्रकार हैं, एक तो चावल प्रधान कृषि, एक चावल रहित कृषि। यानी गहन जीवन निर्वाह कृषि जो है उसमें दो प्रकार की कृषि की जाती है, एक चावल के साथ गहन जीवन निर्वाह और दूसरी चावल रहित। अब आप जानेंगे इनके बारे में। चावल प्रधान में ऐसी क्षेत्रों में उगाई जाती है चावल प्रधान गहन जीविका खेती जिसमें गर्मी अधिक होती है जिन देशों में, और वर्षा भी पर्याप्त होती है। खेत छोटे होते हैं, लेकिन खेत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पूरा परिवार लग के खेती करता है, लगन से खेती करता है। भारत, चीन, जापान आदि में ये जो चावल प्रधान कृषि की जाती है, आपने देखा होगा, हमने अभी भी उगा रखी है हरियाणा में गहन निर्वाह कृषि। इसमें पूरा परिवार लग जाता है, छोटी जोतें होती हैं, यानी जमीन फार्म छोटे, गर्मी अधिक, वर्षा अधिक। इस बार जैसे हरियाणा में आपने देखा अच्छी बारिश हो रही है, अभी तक तो सिंचाई की खास जरूरत नहीं पड़ी है चावल में। तो भारत, चीन, जापान में ऐसी होती है और सिंचाई कम जरूरी होती है। आई होप कि आपको ये पहला पॉइंट, पहला प्रकार गहन निर्वाह कृषि का समझ आया। फिर चावल रहित मानसून एशिया में की जाती है। हमने एक लेसन में मानसून एशिया के बारे में पढ़ा था, जो चावल के अनुकूल नहीं है। यानी चावल रहित तो तभी होंगे अगर वहाँ पर कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी, तभी वहाँ पर चावल नहीं उगाया जाता। फेवरेबल का मतलब अच्छी मृदा नहीं है, वहाँ पर अच्छी बारिश नहीं होती है, इसलिए मानसून एशिया के कुछ देशों में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। किन देशों में? चीन, उत्तर कोरिया और उत्तरी जापान। उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में ऐसा किया जाता है। तो वहां पर चावल की बजाय गेहूं, जौ, सोरगम आदि उगाया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में। उसकी विशेषताएं फिर आप जानते ही हैं कि खासकर फार्म छोटे ही होते हैं, 3-4 फसलें भी उगा लेते हैं इसमें। तो आपने देखा होगा, पहले हमने गेहूं उगाई थी, फिर बीच में ज्वार भी उगा ली, ज्वार काट के अब क्या कर लिया, फिर गेहूं उगा ले, यानी धान उगा ली, धान काट के फिर गेहूं उगा ली। यानी 3 तो फसलें आम हैं, 4 भी उगा सकते हैं कई बार। कई लोग अगेती बुआई कर देते हैं, धान की पहली फसल ले लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, जैसे आपने देखा कि जहाँ पर चावल नहीं होता वहाँ 4, एक बार मूंग बो देंगे, बाजरा बो देंगे, गेहूं बो देंगे, फिर उसके बाद ज्वार बो देंगे, यानी 4-4 फसलें। तो इसमें खेती और पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है।
साथ में पशुपालन और खेती डिपेंडेंट होते हैं। धीरे धीरे यह खेती कई देशों में वाणिज्यिक में बदलती जा रही है। आपने अभी पढ़ा था वाणिज्यिक कृषि, व्यापार के लिए बड़े बड़े फार्मों में। तो आई होप कि आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, इजीली याद हो जाएंगे। तो जाते जाते प्लीज़, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।